जाते हैं जसनात अपने मीणा जी खड़े हो जाते हैं। जोरदार तालियों से ताजा आमंत्रित करें भारतीय राजस्व सेवा के केंद्रीय होकर हम सभी के बीच माननीय विभाग मीणा जी अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान जयपुर राजस्थान। जोरदार तालियों से रेस्पेक्टेड केआर शाह साहब, अमरजीत भगत जी, कनक तिवारी जी, जनक राम ध्रुव जी, मुकेश जी, ममता जी, आदित्य जी और रमेश ठाकुर जी। सबसे पहले तो मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने छत्तीसगढ़ की इस आदिवासी बाहुल भूमि पर बुलाकर जो सम्मान दिया, उसके लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया। भाई और बहनों, आप सबके सामने जो अभी 6 सूत्रीय कार्यक्रम रखा है और इसके विभिन्न विषयों पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। विशेष रूप से शिक्षा पर सबने ज़्यादा जोर दिया है और आपके इस एक एजेंडा इसमें शिक्षा का है। और शिक्षा, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, जयपाल मुंडा जी एक ठेठ बिल्कुल आदिवासी गांव से एक अंग्रेज द्वारा इंग्लैंड ले जाकर उनको ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करवाई। तो 20 साल की उम्र में भारत की हॉकी टीम के कप्तान बने और 1928 में जो भारत गोल्ड मेडल जीता था वो उसके कप्तान जयपाल मुंडा जी थे। ये संभव हुआ शिक्षा की वजह से। वो सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए। मैं तो उनका बहुत बड़ा त्याग मानता हूँ आदिवासी समाज के लिए। और बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने। और आप उनके, यदि आप विचार पढ़ोगे, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण है पढ़ोगे, तो जितने निर्भीक और जितने सटीक तरह से उन्होंने आदिवासी के विषयों को रखा था, उनका कहना था, जब किसी ने कहा कि हम जनतंत्र सिखाएंगे आदिवासियों को, तो उन्होंने कहा था कि आप आदिवासियों को क्या जनतंत्र सिखाओ, आपको आदिवासियों से जनतंत्र सीखना पड़ेगा। और ये सामूहिकता आदिवासी की सभी ट्राइब में, चाहे गौड़ हो, चाहे भील हो, चाहे मीना हो, चाहे ओरान हो या मुंडा हो, सामूहिकता एक बहुत बड़ा गुण है। हमारी जो मेन जो इशू है जिसमें हम पूरे ऑल इंडिया पे यूनाइटेड नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि हम इस देश के विभिन्न भूभागों पर एक जगह पर कंसंट्रेटेड है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप पता होगा सरगुजा में है और बस्तर में ज़्यादा कंसंट्रेशन है। राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में मीना है, पश्चिमी राजस्थान में भील और मीना दोनों मिक्स हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जागुआ धार वाला इलाका है, वहाँ पर भील है। और जैसे भीलों को 4 स्टेटों में डिवाइड कर रखा है, कुछ गुजरात में रह गए, कुछ महाराष्ट्र में रह गए, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ राजस्थान में, अलग अलग भाषा हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक नहीं होने देते। अभी जो समय है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं फोरम ऑफ ट्राइबल ऑफिसर्स का भी नेशनल कन्वीनर रहा हूँ दिल्ली में। दिल्ली में जब आदिवासी के रिजर्वेशन को ख़त्म किया था 98 में, तो वी फॉट इट, उसके लिए हमने संगठन बना के भी लड़े। और आज की तारीख में भी दिल्ली गवर्नमेंट में, एजुकेशन में और नौकरियों में, दोनों में 7.5% रिजर्वेशन चालू है। और यहाँ से कोई हो सकता है आप उसका बेनिफिट भी लो,
क्योंकि दिल्ली जाओगे तो बहुत एक्सपोजर होगा। मैं तो आज से 50 साल पहले दिल्ली पढ़ने गया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो वहां जाके जो एक्सपोजर मिला या जो हमने देखा, तो एजुकेशन का जो मतलब कहने का मतलब है जेएनयू जैसी जगह पे आप जाके लोग पढ़ेंगे ना, तो बाहर चाहे उसको कितना ही बदनाम कर लो, जो गुणवत्ता जेएनयू है एजुकेशन की, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में उसका नंबर आता है। तो वहां पर आपके कुछ बच्चे जाएंगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल में एक्सपोजर होगा, अच्छा उनको मिलेगा। तो शिक्षा के जोर के साथ साथ आज अपन ने जो शपथ ली है उसमें ये भी कहा है कि हमें संविधान की रक्षा करना हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो उसके विषय में सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि काफी सारे लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द को उसमें से हटाने के प्रयासरत हैं। उसके कई कारण बताते हैं कि बाद में जोड़ा है, मतलब अमेंडमेंट 46 अमेंडमेंट से जोड़ा है। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये शब्द हट गया संविधान में से, तो एसटी, एससी, ओबीसी जो बराबरी के हक की मांग करने की जो इच्छा रखता है रे, वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद में जो संविधान में से जब धर्मनिरपेक्षता हटेगी तो दूसरा जो मॉडल आएगा वो तो वैसे भी उच्च नीच से बना हुआ मॉडल है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता संविधान की मेंटेन होना, मतलब उसके लिए रक्षा करना अपना सबका कर्तव्य है। ये मत सोचना कि वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, उसकी आड़ में आपके ऊपर भी प्रहार होगा। तीसरी बात, जैसे अभी सभी वक्ता और पहले भी जो भी साहब ने बोला था, अमीर देश के गरीब लोग, इसमें वास्तविक सच्चाई है। लेकिन अमीर देश से अमीर जनता कैसे बने, इसके बारे में आप विशेष रूप से छत्तीसगढ़, जो कि मिनरल रिसोर्सेज में चाहे आयरन हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे कोल हो, और ये धरती धन है, यहाँ से कमा कमा के लोग इंग्लैंड की उस जगह पर रह रहे हैं जहां वहां का राजा रहता है। मेरे को याद है 2001 के आसपास में एक यहाँ की कंपनी थी जिसको वेदांत, उस टाइम वेदांत नहीं था, सिंपली छोटी मोटी कंपनी थी। तो उसका जो पावर कैप्टिव प्लांट था 1 साल पहले बना था और उसकी कीमत 400 करोड़ थी, और भारत सरकार ने वो टोटल 400 करोड़ में पूरी उसकी फैक्ट्री, पूरे से माइनिंग राइट्स, उसके सारे चीज उनको दे बाल को। तो आपके पास में धन है, लेकिन वो धन को दूसरे लोग बाहर ले जा रहे हैं। मैं आज बात कर रहा था कि ये जो धन यहाँ जनरेट हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो कोल माइन से हो रहा हो, चाहे वो आयरन माइन से हो रहा हो, चाहे और किसी भी फैक्ट्री से हो रहा हो, यदि ये धन का काफी सारा सोर्स यहीं पे रह जाए तो यह प्रोस्पेरिटी अपने आप आएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों की एकता बहुत जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हो सकता है थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। पहले अरब कंट्री है ना, ये बहुत गरीब थे, मतलब चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे ईरान हो, इराक हो, सारे दे वर वेरी पुअर। लेकिन सन 74 में उन्होंने ओपेक बनाया, मतलब एक संगठन बनाया, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो संगठन से पहले वो $3 का एक बैरल, इतना बड़ा बैरल पीपा आता है, वो क्रूड ऑयल देते थे। लेकिन जिस दिन ओपेक बना 1974 में, नेक्स्ट डे इसके बाद $14 पर बैरल हुआ, और उसके बाद में उसके पास में प्रॉस्पेरिटी इतनी हुई कि उनसे पैसा नहीं संभाला गया। और पैसा इसलिए संभाला गया कि क्योंकि मुस्लिम धर्म में बैंकिंग सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट कमजोर है, तो सारा पैसा अमेरिका के पास चला गया। तो आज अमेरिका पूरे वर्ल्ड में मतलब चाहे ईरान हो, इराक हो, सब आपस में लड़ा के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। तो
धन उनके पास बहुत है अंडरग्राउंड, ऐसे ही धन छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उन्होंने तो एक बार एकता करके उसका कुछ पोर्शन अपने पास रख लिया। अभी रिसेंटली वेनेजुला आप पढ़ते होंगे, वहाँ सबसे बड़ा वो भी आपकी तरह ही है, वो वेनेजुला कि धरती धन बहुत है, वहाँ ऑयल बहुत है, तो वहाँ पे पूरा जाके आप देखो एक राष्ट्रपति को रात में उठा के ले आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप सब लोग एकता करें तो उस धरती धन का पूरा तो नहीं रखेगा, लेकिन कुछ पोर्शन आपके पास में रह सकता है और वो इस प्रदेश की विकास में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बाकी मैं, क्योंकि संयुक्त संस्थान जो राजस्थान में हम लीगल राजस्थान हाईकोर्ट में जितने भी हमारे मतलब एसटी से रिलेटेड जो इशू आते हैं, पब्लिक इशू आते हैं, चाहे रिजर्वेशन हो चाहे और किसी, तो हम सारे केस राजस्थान हाईकोर्ट में लड़ते हैं। और सोमावत जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कुछ व्यक्तिगत कारणों से आए नहीं है, तो वहाँ जब हम फाइट करें, दिल्ली में हम फाइट किए थे, दिल्ली वाला रिजर्वेशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह, और पॉलिटिकली मूवमेंट से किया था सब उससे, तो अल्टीमेटली जीत हुई। राजस्थान में भी हम अभी तक कोई केस नहीं आ रहे जो भी तो यहाँ पर भी जो मुद्दा उठाया है आपने, विशेष रूप से जो अंडर ट्रायल लोग हैं, गरीब लोग हैं, हो सकता है ना समझी में कोई गलती हुई हो, लेकिन उसके बाद में उसको जेल को अपनी नियति मान बैठा है, तो ऐसे आदमी को क्यों उसको सजा 1 साल की होनी चाहिए, वह 5 साल से जेल में सड़ रहा है। और ये चिंता हमारी राष्ट्रपति ने भी व्यक्त करी थी, जब शुरू में आपको ध्यान हो कि द्रौपदी मुर्मू जी ने भी ये चिंता जाहिर करी थी। उसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट तो हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं हुआ। तो मैं संयुक्त संस्थान के आधार पर और फोरम ऑफ ट्राइबल ऑफिसर्स के आधार पर मैं आप कि पूरे कार्यकारिणी को, आप सभी लोगों को और KR साहब को विशेष रूप से ये आश्वासन देता हूं कि हमसे रिलेटेड कोई भी किसी तरह की आप हेल्प हो सकेगी और आप मांगेंगे आप, तो हम पूरी प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद।